हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन चल रहा है, जिसका एक नया टॉपिक आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना। पहले मैं आपको इसको समझा रहा हूं, उसके बाद इसको लिखाऊंगा, ठीक है ना? तो पहले समझ लो, ध्यान से समझना। तो देखिए, साबुन एवं अपमार्जक। तो पहले मैं बता रहा हूं साबुन एवं अपमार्जक। तो सुनिए, डिटर्जेंट यानी साबुन को तो कहते हैं सोप। क्या कहते हैं? सोप। और अपमार्जक को बोलते हैं हम डिटर्जेंट। तो समझना, लिखना नहीं अभी केवल समझना है। तो ध्यान से समझो। तो देखिए, डिटर्जेंट जो होता है लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। यानी जो डिटर्जेंट है वो लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। ध्यान देना, समझना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जो डिटर्जेंट जो होता है, ठीक है ना, डिटर्जेंट जो होता है, यानी डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट जो होता है, समझना। तो डिटर्जेंट जो होता है, गौर देना, समझना। डिटर्जेंट जो होता है ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। डिटर्जेंट क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। आई भाषा में साबुन एवं अपमार्जक और सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो केवल समझना, अभी लिखना नहीं है प्रश्न में, अभी आपको बाद में लिखाऊंगा, पहले समझ लो। तो देखिए, डिटर्जेंट जो होता है लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? कौन सी भाषा शब्द है डिटर्जेंट? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान देना, कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? टू वाइप क्लीन। टू वाइप क्लीन होता है, CLEAN, टू वाइप क्लीन। आई बात समझ? तो इसका अर्थ क्या होता है? स्वच्छ रखने वाला। आई बात समझ? यानी डिटर्जेंट जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं? टू वाइप क्लीन। आई बात समझ में? और टू वाइप क्लीन का हिंदी में अर्थ अगर करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो क्या होता है? स्वच्छ रखने वाला। तो आपने देखा हो, डिटर्जेंट और साबुन होते हैं वो क्या करते हैं? स्वच्छ ही तो रखते हैं। यानी हमारे कपड़ों को, आप चाहे उनको आप स्नान यानी नहाने में काम में ले रहे हैं, अपमार्जकों को या साबुन जो है उनको कपड़े की सफाई में आप उपयोग में ले रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? स्वच्छ ही तो करते हैं, स्वच्छ रखने वाले ही तो होते हैं। तो इसलिए इनका अर्थ क्या होता है? स्वच्छ रखने वाला। क्या होता है? स्वच्छ रखने वाला। आई बात समझ में? स्वच्छ रखने वाला। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। स्वच्छ रखने वाला, स्वच्छ करने वाला। आई बात समझ? एक ही बात है, स्वच्छ रखने वाला या स्वच्छ करने वाला, यानी जो क्या करता है? स्वच्छ करता है। आई बात समझ में? तो देखिए, डिटर्जेंट जो है यानी एक लैटिन भाषा का शब्द जो है, यानी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। डिटर्जेंट जो होता है कौन सी? लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, यानी स्वच्छ रखने वाला या स्वच्छ करने वाला। आई बात समझ में? अब चलते हैं साबुन पर। क्या चलते हैं? साबुन पर। तो केवल समझो, अभी लिखना नहीं है। तो देखिए, साबुन जो होता है, साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। यानी जो साबुन होते हैं ना, सबसे पहले अपमार्जक है। यानी साबुन जो है सबसे पुराना, यानी सबसे पहले साबुनों का निर्माण हुआ था। अपमार्जकों में जो डिटर्जेंट पाउडर हैं, शैम्पू हैं, सर्फ आ रही है आजकल, उनका निर्माण कैसे हुए? बाद में हुआ। तो सबसे पहला अपमार्जक कौन है? साबुन है। कौन है? साबुन। तो सबसे पुराना क्या है? साबुन है। और ये दीर्घ श्रृंखला वाले, कैसे प्रिय छात्र छात्राओं? दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से। कैसी श्रृंखला होते हैं? दीर्घ हुई कि नहीं हुई भाई? दीर्घ श्रृंखला वाले। ध्यान देना, दीर्घ माने बड़ी, दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 तक। कितना? C12 से C18 तक। आई बात समझ में? ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले, यानी C12 से C क्या होता है? कार्बन ही तो होता है। कार्बन परमाणु वाले, कार्बन परमाणु वाले, कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय। कैसे प्रिय छात्र छात्रा? उच्च वसीय। कैसे होते हैं? उच्च वसीय वाले होते हैं। तो देखिए, साबुन जो है वो सबसे पुराना अपमार्जक है। और ये दीर्घ श्रृंखला वाले, कैसे? दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय अम्लों,
यानी उच्च वसीय अम्ल या उच्च अम्लों जैसे, उच्च वसीय अम्लों कर लो चाहे उच्च अम्ल कर लो, एक ही बात है। उच्च वसीय अम्लों जैसे कौन कौन से, जैसे ओलिक है, पॉमिटिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है, पॉमिटिक अम्ल है, स्टेरिक अम्ल है, ठीक है ना। इनके क्या होते हैं, स्टेरिक अम्ल, इनके क्या होते हैं, इन अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना कि ये दीर्घ श्रृंखला वाले हैं। दीर्घ तो हो गई, बड़ी श्रृंखला हो गई C12 से और C18, जिसमें कार्बन परमाणु 12 से और 18 के मध्य में है, यानी कार्बन परमाणु 12 से और 18 पाए जा रहे हैं। तो कैसी श्रृंखला हो गई, दीर्घ श्रृंखला तो हो गई। तो दीर्घ श्रृंखला यानी दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय क्या होते हैं, अम्ल। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेरिक होता है, क्या होता है, स्टेरिक होता है, पॉमेटिक होता है, यानी स्टेरिक होता है, स्टेरिक, ठीक है ना, स्टेरिक होता है, पॉमेटिक होता है, क्या होता है, पॉमेटिक होता है, ओलिक अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, ओलिक। आई बात समझे, ओलिक अम्लों, यानी किसके, ओलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, यानी ओलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। आई बात समझ, ओलिक अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखिए स्टेरिक जो होता है, आपकी सिलेबस में तो नहीं है इसका अणुसूत्र, फिर भी लिखना। इसका जो अणुसूत्र होता है C17H35, C17H35 COOH। तो देखिए दीर्घ श्रृंखला वाले हुए कि नहीं हुए, कितने हैं यहाँ पर कार्बन परमाणु, 17 हैं कि नहीं है भाई। C17H35 COOH स्टेरिक का क्या है, अणुसूत्र होता है। पॉमेटिक जो होता है, पॉमेटिक का होता है C15H31, C15H31 COOH, क्या होता है, C15 यानी कितने कार्बन, और H31 COOH, यानी C कार्बन परमाणु कितने हैं, 15, ठीक है ना। C15H31 COOH कौन सा हो गया, पॉमेटिक हो गया। और ओलिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C17H33 COOH, यानी C17H33 और COOH। तो उच्च वसीय अम्ल हुए कि नहीं हुए, उच्च श्रृंखला वाले हुए कि नहीं, दीर्घ श्रृंखला तो हो गई भाई C17। अब C17 लिखेंगे, C ऐसे 17 बार लिखेंगे तो कैसी श्रृंखला हो गई, दीर्घ श्रृंखला हो गई। आई बात समझ में, दीर्घ श्रृंखला वाले, ठीक है ना, C12 से और C18। तो देखो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 17, इसमें किसमें, पॉमेटिक में कितने, 15, इसमें कितने, 17। तो कार्बन, उच्च कार्बन श्रृंखला वाले क्या से होते हैं, यानी उच्च मतलब बड़ी, दीर्घ कह लो, उच्च कह लो, एक ही बात है। तो दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पॉमेटिक, ओलिक अम्लों के क्या होते हैं, ओलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। और ये वसा अम्लों को, यानी ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और KOH के साथ इनको क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, यानी ये जो सोडियम पोटेशियम के जो लवण होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, जब उच्च वसीय अम्लों के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी ये बस क्या करते हैं इनको, यानी ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या हो जाता है, हमें साबुन प्राप्त हो जाता है, और इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना कि प्रश्न बनता है कि साबुनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर है आपका, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं दोबारा समझना, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर, यानी जो उच्च वसीय अम्ल है ना, इनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है, और इस क्रिया को हम साबुनीकरण की क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में, तो ध्यान देना, समझना। प्रश्न था साबुनीकरण की क्रिया क्या है, तो मैंने इसकी बेसिक नॉलेज आपको दी। अब इसके प्रश्न में लिखाना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए डिटर्जेंट जो होता है लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है
टू वाइप क्लीन, यानी स्वच्छ रखने वाला। अब साबुन का निर्माण कैसे हो रहा है? साबुन जो होते हैं ना दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18, C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पॉमेटिक, ऑलिक, जैसे स्टेरिक, पॉमेटिक, ऑलिक अम्लों के क्या होते हैं? अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। या आप ये समझिए कि भाई ये उच्च बसीय अम्ल हो गए, और इन उच्च बसीय अम्लों को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं? इनको गर्म करते हैं, यानी इनके जलीय विलयन के साथ इनको गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है? साबुन प्राप्त हो जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? और साबुनीकरण क्रिया में बने साबुन में NaCl मिलाने पर साबुन क्या हो जाता है? अपक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? साबुन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? साबुन। अब देखिए साबुन दो प्रकार के होते हैं। साबुन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जो पोटेशियम लवणों के बने होते हैं वो कैसे होते हैं? मृदु साबुन होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आई बात समझ में? जो पोटेशियम से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? पोटेशियम से, वो मृदु साबुन होते हैं। इन्हें हम शेविंग क्रीम बना और शैम्पू आदि बनाने में काम में लेते हैं। आई रही बात समझ में? कि जो मृदु साबुन है, मृदु साबुन जैसे शेविंग क्रीम होती है, सैलून गए हो शेविंग क्रीम होती है, आई बात समझ? शेविंग क्रीम है। इसके अलावा क्या है? अपने जो सॉफ्ट साबुन आते हैं जिनको आप नहाने के साबुन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शैम्पू जो होते हैं आदि बनाने में तो किसका उपयोग होता है? पोटेशियम का होता है। इसलिए पोटेशियम से बने हुए साबुन कैसे होते हैं? मृदु होते हैं। और एक होते हैं पारदर्शी। जो पारदर्शी साबुन होते हैं उनको बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। जैसे पियर्स साबुन देखा हो, पियर्स साबुन जो होता है उसमें क्या होता है? ग्लिसरीन की मात्रा होती है, इसलिए वो कैसा होता है? चमकीला होता है। होता नहीं होता है? चमकीला होता है, शीशा जैसा क्या होता है? चमकता है। तो वो ग्लिसरीन यानी पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, प्रश्न को नोट कर लो। और उसके बाद फिर इसमें अगला वो है कि भाई साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि साबुन जो होते हैं ना वो केवल क्या करते हैं? मृदु जल में ही क्या होते हैं? कार्य करते हैं। देखा होगा ना जल की पहचान में भी आपने पढ़ा होगा कभी कि भाई जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है उसे हम मृदु जल कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ आसानी से क्या नहीं देता है? झाग नहीं देता है, उसे हम कठोर जल कहते हैं। तो जलों की पहचान में भी क्या किया जाता है? साबुन का उपयोग किया जाता है। किया जाता नहीं किया जाता है? किया जाता है। अब आपके सिलेबस में इसका दूसरा पॉइंट है कि भाई साबुन जो हैं ये मृदु जल में तो क्या करते हैं? कार्य कर लेते हैं, यानी मृदु जल में तो आसानी से क्या दे देते हैं? झाग दे देते हैं या कपड़े की सफाई कर देते हैं, लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं। तो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में बाद में आपको अभी समझाएंगे। पहले जो प्रश्न है उनको आप नोट कर लो। तो देखिए क्या प्रश्न बनता है, तो ध्यान देना, लिखना, साबुनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न डालना और प्रश्न डाल के और प्रश्न लिखो पहले। साबुनीकरण यानी साबुनीकरण, साबुनीकरण का मतलब है भाई साबुन का निर्माण कैसे हो रहा है। तो साबुनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? 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 आंसर लिखो। अभी मैंने आपको समझाया साबुनीकरण के बारे में कि उच्च वसीय अम्लों की, कैसे अम्लों की? उच्च वसीय अम्ल। अब उच्च वसीय अम्लों में अभी आपको बताया दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं, नहीं होते हैं? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाले यानी दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से कितने होते हैं? C18 वाले कार्बन परमाणु वाले वसा अम्ल होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? स्टेरिक होते हैं, पॉमेटिक होते हैं, ऑलिक होते हैं। ऑलिक अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम लवण हैं। आई बात समझ में? तो वही बात चल रही है कि उच्च वसीय अम्लों को, कैसे अम्लों को? उच्च वसीय अम्लों को, ध्यान देना, उच्च वसीय अम्लों को, उच्च वसीय अम्लों को। और उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं C12 से C18
के मध्य में होते हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं, जिनमें पॉमिटिक होता है, ऑलिक अम्ल होता है, स्टेरिक होता है। आई समझ में। तो उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा कौन सा होता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तो उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, तो देखो बच्चों किसके साथ, जलीय विलयन के साथ, तो जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है, या गर्म करके साबुन बनाया जाता है। कैसे लोग, गर्म करके, यानी गर्म करके साबुन बनाया जाता है, गर्म करके साबुन बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। और इस क्रिया को सावनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को, सावनीकरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को सावनीकरण की क्रिया कहते हैं, सावनीकरण की क्रिया कहते हैं। यानी साबुन का निर्माण कैसे हो रहा है, इसका मतलब यह है। तो देखिए साबुन का निर्माण होता है कि उच्च वसीय अम्लों को, जो हमारे उच्च वसीय अम्ल हैं, और उच्च वसीय अम्लों को हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो साबुन बनाया जाता है। और उच्च वसीय अम्ल कौन से हो गए, पॉमिटिक हो गया, ऑलिक हो गया, स्टेरिक हो गया। और ये क्या होते हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले क्या होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं C12 से C18। आई बात समझ में। अब इसकी अभिक्रिया देख लो। तो देखिए उच्च वसीय अम्लों में अभिक्रिया इसकी लिखना, तो देखो CH2 CHCOR और CH2COR। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो कौन से अम्ल हो गए, उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल प्लस किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही देख लो NaOH। अब क्रिया के बाद बना रहे हैं RCOONA, और प्लस क्या बना रहे हैं, ग्लिसरीन का निर्माण कर रहे हैं CH3COOH, यानी CH2, किसका, CH2OH, किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लिसरीन का निर्माण कर रहे हैं। तो ग्लिसरीन क्या होता है, CH2OH। भाई देखिए यानी Na आ गया इधर से, अब क्रिया में क्या आ गया, Na लिख दिया, और क्या आ गया, RCOO आ गया, RCOO। शेष क्या बचा इधर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या बच रहे हैं, OH। तो देखिए उसी तरह लिख देते हैं CHOH और CH2OH। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, ग्लिसरीन हो गया। ग्लिसरीन आप जानते हैं, ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरॉल भी बोल देते हैं इसको, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल से ही ग्लिसरीन का निर्माण किया जाता है। ग्लिसरॉल यानी जो नकली आंसू होते हैं ना, नकली आंसू आंखों में लगा लेते हैं तो क्या आते हैं ग्लिसरीन से, यानी आंसू आते हैं। तो नकली आंसू बहाने में ग्लिसरीन का ही उपयोग किया जाता है। आई बात समझे। और ये क्या प्राप्त हुआ है हमें, ये हमें प्राप्त हुआ है साबुन। क्या हुआ है, साबुन। आई बात समझ में, क्या हो गया, साबुन।
और अबक्रिया वैलेंस के लिए 3 यहाँ लगा देना और 3 यहाँ लगा देंगे। आई बात समझ में? तो देखिए ये क्या हो गया, यानी उच्च बसीय अम्ल जो होते हैं, उच्च बसीय अम्ल हुए कि नहीं हुए, उच्च बसीय अम्ल हैं। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी के साथ क्या कर रहे हैं, जब क्रिया करते हैं तो जलीय विलयन साथ इनको गर्म करते हैं तो साबुन बनाया जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। या इस सब क्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, आर क्या है, एल्किल समूह है, उच्च बस RCOOH, और किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, NaOH के साथ क्रिया कर रहे हैं, यानी उच्च बसीय अम्ल है। आर क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया, या पॉमिटिक भी हो सकता है, ऑलिक भी हो सकता है, स्टेरिक भी हो सकता है। आई समझे? और NaOH के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या बना देगा, RCOONA, और क्या बना देगा, जल बना देगा। क्या बना देगा, जल, यानी H2O का निर्माण कर देगा। आई बात समझ? तो ये हो गया साबुन, ठीक है ना, क्या हो गया, साबुन। आई बात समझ में? और इसके बाद साबुनीकरण की क्रिया बने साबुन में, यानी साबुनीकरण की जो क्रिया अभी मैंने लिखी है बोर्ड पर, तो ध्यान देना, साबुनीकरण की क्रिया में, साबुनीकरण की क्रिया में बने साबुन में, साबुनीकरण की क्रिया में बने साबुन में, साबुनीकरण क्रिया में बने साबुन में, क्रिया में बने साबुन में NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक भी NaCl मिलाने पर, NaCl मिलाने पर क्या होता है, NaCl मिलाने पर, NaCl मिलाने पर साबुन अवक्षेपित हो जाता है। मिलाने पर साबुन जो होता है, मिलाने पर साबुन अवक्षेपित हो जाता है। मिलाने पर साबुन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार साबुन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, साबुन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार साबुन प्राप्त करते हैं। यानी ये जो साबुनीकरण क्रिया में जो साबुन बना है ना, ये साबुन, ये क्रिया RCOONA जो ये साबुन बना है, इसमें क्या मिला देते हैं, NaCl मिला देते हैं। और NaCl मिलाने से ही जो साबुन है वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, साबुन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए साबुन और अपमार्जक में समझने वाली बात क्या है, ध्यान देना, गौर देना कि भाई डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट जो है वो लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करने वाला। और साबुन जो है सबसे पुराना कैसा है, अपमार्जक है। साबुन जो है सबसे पुराना कैसा है, अपमार्जक है। और सबसे पुराना जो अपमार्जक है, और ये जो साबुन होता है ये क्या होते हैं, ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18, यानी दीर्घ श्रृंखला वाले होते हैं C12 से C18, C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले उच्च बसीय अम्लों के क्या होते हैं, उच्च बसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पॉमिटिक, ऑलिक के क्या होते हैं, ऑलिक उच्च बसीय अम्ल होते हैं। ये उच्च बसीय अम्ल हैं, ये स्टेरिक, पॉमिटिक, ऑलिक के सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम लवण है कि नहीं है भाई, RCOONA समझ लो। अगर नहीं मैं क्या लिख दूं, RCOOK, समझने के लिए ध्यान देना, RCOOK लिख लिया। अरे NaOH की जगह ना KOH से तो अब क्रिया करा सकते हैं, तो KOH कराएंगे तो क्या आ जाएगा ना, K आ जाएगा, RCOOK तो है नहीं है। सोडियम और पोटेशियम के क्या है, लवण होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। और उच्च बसीय अम्ल हैं भाई, इनकी जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी है RCOOH, इसके स्थान पर मैं ये भी तो लिख सकता हूं भाई C17, समझ लेना, C17H35 COOH, C17H35 COOH। तो ये क्या हो गया, स्टेरिक अम्ल हुआ कि नहीं हुआ, स्टेरिक अम्ल हुआ।
और इसकी क्रिया मैंने उच्च बसीय अम्ल हुआ कि नहीं हुआ, क्रिया किससे करा दी, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा C17H35Na, क्या बनेगा COONA, C17H35COONA, आई बात समझ, यानी स्टेरिक बन जाएगा, ठीक है ना, C17H35COONA, यानी क्या बोलेंगे इसे, सोडियम स्टेरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम स्टेरेट, ठीक है ना। और क्या वो हो जाएगा, NaOH, क्या हो जाएगा इसमें, जल वो निकल जाएगा H2O। तो ये क्या बना, साबुन बना कि नहीं बना, ये साबुन बना। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपके सिलेबस में इतना विस्तार नहीं है, आपकी सिलेबस में केवल इतना है कि उच्च बसीय अम्लों को सोडियम उच्च बसीय अम्ल हुए कि नहीं हुए भाई, C17H35 तक, भाई C17H35 हैं। एक में आपने देखा उसमें पॉमिटिक में क्या है, C17 हैं, तो C15 हैं, H कितने 31 हैं, और एक में C17 H कितने 33 हैं। तो उच्च बसीय अम्ल हुए कि नहीं हुए, और इनके साथ जब क्रिया करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन सा, तो क्या प्राप्त हो जाता है, साबुन प्राप्त हो जाता है। आई बात समझे, लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसमें जो है वो लिखिए। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि अभी मैंने बताया कौन से साबुन कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। तो जो पोटेशियम से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, पोटेशियम से। और पोटेशियम से बने हुए जो साबुन होते हैं वो कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। तो नोट कर लो इस बात को। नोट करना, लिखना, कौन से साबुन मृदु होते हैं, कौन से साबुन मृदु होते हैं, कौन से साबुन मृदु होते हैं, इनका उपयोग लिखिए, इनका उपयोग लिखिए। कौन से साबुन मृदु होते हैं, इनका उपयोग लिखिए। तो ध्यान देना, समझना, गौर देना, कौन से साबुन मृदु होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो पोटेशियम से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, पोटेशियम, यानी KOH के साथ जो अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए पोटेशियम लवण से बने साबुन, उत्तर लिख लेना, समझा दिया था आपको पहले, आंसर नोट करना इसका कि पोटेशियम लवण से बने साबुन, पोटेशियम लवण से बने साबुन कैसे होते हैं, मृदु होते हैं। पोटेशियम लवण से बने साबुन मृदु होते हैं, मृदु होते हैं। इनका उपयोग किसमें बताया था मैंने, शैम्पू, इनका उपयोग शैम्पू यानी शैम्पू, शेविंग क्रीम आदि बनाने में करते हैं। इनका उपयोग शैम्पू और जो शेविंग क्रीम आती हैं, शेविंग क्रीम, यानी जो अपने सैलून होते हैं जहाँ अपने आप बाल उनकी क्या करते हैं, कराते हैं, कटिंग कराते हैं, वहाँ सैलून उनको बोलते हैं। उनमें शेविंग जो क्रीम होती है, शेविंग क्रीम आदि बनाने में करते हैं। इनका उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम आदि बनाने में करते हैं, आदि बनाने में करते हैं। आई बात समझ। अगला प्रश्न एक और बनता है इसमें, नोट करना उसको भी, कि सोडियम साबुन का सूत्र लिखिए। किसका, सोडियम का तो मैंने बता दिया था, सोडियम का तो होता है RCOONA, अब क्रिया ही बताई थी, RCOONA आया था। पोटेशियम का लिख लो, पोटेशियम साबुन का सूत्र लिखिए। पोटेशियम
साबुन का, पोटेशियम साबुन का सूत्र लिखिए। पोटेशियम साबुन का सूत्र लिखिए। और लिखना RCOO के क्या हो गया, पोटेशियम साबुन का क्या हो गया, सूत्र हो गया। एक प्रश्न में बताया था साबुन कौन से प्रकार के जल में विलय होता है, तो साबुन कौन से जल में विलय होता है, केवल मृदु जल में ही होता है। विलय का मतलब झाग बनाता है। तो क्योंकि मैंने आपको अभी बता रहा था कि जल जो होते हैं, जल की पहचान के लिए भाई मृदु जल है कि खारा जल है, उसमें भी जल किसका उपयोग करते हैं, साबुन का। क्योंकि जो साबुन होते हैं ना, साबुन जो होते हैं कठोर जल के साथ क्या होते हैं, झाग नहीं देते हैं, और मृदु जल जो होता है उसके साथ ही क्या देते हैं, झाग देते हैं। आई बात समझ। तो जल की पहचान में भी साबुन का उपयोग होता है। लेकिन आपके सिलेबस में प्रश्न दूसरे हिसाब से है, नोट करना कि साबुन कौन से प्रकार के जल में विलय होता है। तो साबुन कौन से प्रकार के जल में, साबुन कौन से प्रकार के जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। और लिखना उत्तर, साबुन कौन से प्रकार के जल में विलय होता है। तो देखो साबुन केवल मृदु जल में विलय होता है। कौन से जल में होता है, मृदु जल में। तो साबुन केवल मृदु जल में, साबुन केवल मृदु जल में क्या होता है, विलय होता है। साबुन केवल मृदु जल में क्या होता है, विलय होता है, विलय होता है या झाग बनाता है। क्या बनाता है, झाग बनाता है। यानी कि मृदु जल में ही अच्छी तरह से कार्य करता है। खारे जल में या कठोर जल होता है उसमें सही प्रकार से कार्य नहीं करता है। अब कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो देखिए आपके ये 4 प्रश्न मैंने लिखा दिए कि भाई पोटेशियम साबुन का सूत्र, साबुन कौन से प्रकार जल में विलय होते हैं, कौन से साबुन मृदु होते हैं इनका उपयोग लिखिए, और साबुनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आप 4 प्रश्न आप नोट कर लेना। एक प्रश्न जो था कल मैं पीओपी के बारे में जब पढ़ा रहा था आपको, तो पीओपी से संबंधित एक प्रश्न आपका रह गया था, उस प्रश्न को आप नोट कर लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी यानी सबसे पहले कहां बनाया गया था इसको, फ्रांस की राजधानी कहां पर, पेरिस में। किसको, जिप्सम को 393 केल्विन पर क्या करके, गर्म करके। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला क्यों नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला क्यों नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। ध्यान देना, नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी। तो कल मैंने प्लास्टिक ऑफ पेरिस के बारे में गुण बताया, इसका सूत्र बताया था CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। इसके अलावा मैंने बताया इसका निर्माण बताया कि जिप्सम को जब हम 393 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, पीओपी का निर्माण होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, इसलिए उसके नाम पर इसको प्लास्टिक ऑफ पेरिस, और गुण और उपयोगों के बारे में भी समझाया। अब देखिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस को अगर वायु में खुला रख देते हैं तो क्या होता है, वायु में क्या होती है, नमी, और नमी से अभिक्रिया करके 15 से 20 मिनट में पुनः क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। आई बात समझे कि वायु में क्या होती है, नमी होती है, और नमी का मतलब जल, नमी होती है जल, और जल से पुनः क्रिया करेगा तो क्या होगा, 15 से 20 मिनट में कठोर होकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इसको वायु में खुला नहीं रखते हैं। कैसे पात्र में रखते हैं, आर्द्रता रोधी पात्र में रखते हैं, यानी ताकि इसको नमी नहीं मिले। क्या नहीं मिले, इसको नमी नहीं मिले। तो लेकिन ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला रखने पर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला रखने पर वायु की नमी से, किससे? वायु की नमी से खुला रखने पर वायु की नमी से अवक्रिया करके, नमी से क्या करके? अवक्रिया करके, नमी से क्या करके? अवक्रिया करके, नमी से अवक्रिया करके, अवक्रिया करके 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में, अवक्रिया करके 15 से 20 मिनट में कठोर, किसमें? कठोर, 15 से 20 मिनट में अवक्रिया, यानी वायु की नमी से अवक्रिया कर 15 से 20 मिनट में क्या बना देता है? कठोर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, कठोर जिप्सम में, कठोर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आइवासन किसमें परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम बना देगा, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O बना देगा, जिप्सम बना देगा। आई बात समझ में? इसलिए पीओपी को वायु में खुला नहीं रखना चाहिए, यानी इसलिए पीओपी भी कह देते हैं ना, इसलिए शॉर्ट में, इसलिए पीओपी को वायु में खुला नहीं रखना चाहिए, वायु में खुला नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? आर्द्रता रोधी बर्तनों में, जहां वो नमी को रोक सकें, ऐसे बर्तनों में, बल्कि आर्द्रता रोधी पात्र में रखना चाहिए, आर्द्रता रोधी पात्र में रखना चाहिए। जो कैसे पात्र होने चाहिए? आर्द्रता रोधी होनी चाहिए, जो वायु नमी को क्या कर सकें? रोक सकें, ऐसे पात्रों में रखना चाहिए। आई बात समझ? तो ये आपका प्लास्टिक ऑफ पेरिस को वायु में खुला क्यों नहीं रखना चाहिए। अगला जो इसमें प्रश्न है उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि साबुन कठोर जल में वस्त्रों की सफाई क्यों नहीं करता, यानी जो साबुन है वो कठोर जल के साथ आसानी से झाग क्यों नहीं देता है, यानी क्या रीजन है, यानी कठोर जल में वो आसानी से झाग क्यों नहीं देता है। इसके बारे में नेक्स्ट अगले उसमें समझाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साबुन अपमार्जक, ध्यान से समझना। अंतिम पार्ट का अंतिम टॉपिक चल रहे हैं अब। तो मैंने बताया तो डिटर्जेंट का लैटिन भाषा में, यानी डिटर्जेंट जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू वाइप क्लीन, यानी स्वच्छ रखने वाला। उच्चवसीय अम्ल होते हैं, उच्चवसीय अम्ल होते हैं कि नहीं होते हैं? उच्चवसीय अम्ल, और उच्चवसीय अम्ल में यानी पॉमेटिक है, ऑलिक है, स्टेरिक जैसे, और इनकी क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? साबुन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। फिर और जो पोटेशियम से बने होते हैं वो मृदु होते हैं। पोटेशियम सूत्र क्या हो जाए पोटेशियम साबुन का? RCOO, और सोडियम साबुन का क्या होगा? सोडियम साबुन के लिए यहाँ के की जगह क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Na, RCOONA। आई बात समझ? तो नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, ओके।